हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम क्लास 12th में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैथमेटिकली हम फाई से डिनोट करते हैं इसको, एंड इट इज गिवन बाय E.ds। ठीक है, ये एरिया वेक्टर था एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और दोनों का हमने क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। और ये जो आप इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो सर्कल देख रहे हैं, देखिए सर्कल तभी लगाना है आपने जब सरफेस जो है एस आपका क्लोज्ड होगा। सरफेस एस क्या होगा, क्लोज्ड। सो दिस डिनोट्स, ये जो सर्कल जो है इट डिनोट्स, सर्कल डिनोट्स सरफेस एस इज क्लोज्ड। ठीक है, चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, और यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे कि ये जो फ्लक्स है इसकी जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। इसे हम क्या नाम देते हैं, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इंटीग्रल जो है ओवर सरफेस एस है। ठीक है, दिस इंटीग्रल इज इवेल्युएटेड और फाइंडिंग ओवर द सरफेस एस, सो दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, इसे हम क्या नाम देंगे, सरफेस इंटीग्रल जो है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लीजिए कोई वॉल्यूम होता, ठीक है, ये होता है ना, Q इज इक्वल टू रो dV, ये होता है। तो अगर ये हम फाइंड आउट करें देन दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि दिस इज द इंटीग्रल विच इज इवेल्युएटेड और फाइंडिंग ओवर द वॉल्यूम V। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको डिफाइन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि गॉस लॉ क्या कहता है। देखिए गॉस लॉ ये बताता है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस अपने पास है, मान लीजिए ऐसे अपने पास क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, इस क्लोज्ड सरफेस में मान लीजिए अमाउंट ऑफ चार्ज जो इसके अंदर है, अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर Q है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है इनक्लोज्ड इसके अंदर, Q है। तो हमें ये बताता है कि जो नेट फ्लक्स है, फाई नेट, जो नेट फ्लक्स है विच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस एस, इट इज गिवन बाय Q by epsilon naught. That means 1 by epsilon naught times the charge which is enclosed in this surface S. ठीक है, सो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी या स्टेटमेंट हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, द नेट, टोटल भी बोल सकते हैं क्योंकि नेट वही होगा जो टोटल होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए स्केलर क्वांटिटी है। अगर फोर्स होता है, मान लीजिए फोर्स होता तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स मान लीजिए अपने पास नेट फोर्स आ रहा है F1 माइनस F2 प्लस में F3 माइनस F4, मान लीजिए ऐसे आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो क्या ये टोटल फोर्स है, नहीं, ये नेट फोर्स है। टोटल फोर्स क्या होगा, जब हम सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अलग चीज होती है, नेट या टोटल, लेकिन अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो नेट और टोटल फ्लक्स से यही हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 सो ऑन। ठीक है, यही बात हो जाएगी यहां पे। सो नेट और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स भी बोल सकते हैं, विच इज पासिंग थ्रू सरफेस का क्या नाम है, सरफेस का नाम है S। ठीक है, सरफेस का क्या नाम है, S है। सो द नेट और द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस S इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge enclosed by closed surface। ठीक है, ये कंडीशन है कि सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वही ये Q है। अब बहुत सारे चार्जेस मान लीजिए यहाँ हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, तो चार्ज इंक्लोज्ड जो है यहाँ बाहर मान लीजिए Q4 है, तो नेट चार्ज विच इज इंक्लोजिंग इन दिस सरफेस S इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, वही आपका Q होगा, मतलब ये इंक्लोज्ड चार्ज है यहाँ पर विच इज इन दिस सरफेस S। ठीक है, एक चीज और यहां पर देखिए, एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब ये हो गया कि ये जो सरफेस एस है यहां पर ये क्या है, एयर है ना, या वैक्यूम है। अगर मान लीजिए यहां पर ये
इसकी डेंसिटी कुछ रो गिवन होती है आपकी, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी होती है मान लीजिए, ठीक है, तो उसका भी सरफेस होता है, जैसे स्फेयर है तो स्फेयर का भी तो सरफेस ही है, लेकिन उसकी जो चार्ज डेंसिटी वो कितना है, रो है, और इसके अंदर क्या है, मटेरियल है, क्योंकि भाई सॉलिड स्फेयर है ना, सॉलिड स्फेयर है। तो सॉलिड स्फेयर है तो मान लीजिए आपके पास जैसे रबड़ की बॉल है ना, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्फेयर। तो रबड़ की बॉल है तो अंदर उसके जो रबड़ है ना, तो रबड़ का कुछ डेंसिटी रो होगा। तो आप यहां से ये देखिए कि तब आप क्या रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस यूज करेंगे, यहां पे नहीं। तब देखिए यहां पर क्योंकि अंदर जो है अपने पास मटेरियल है, इसलिए हम मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यूज करेंगे। जो एप्सिलॉन नॉट नहीं है उस टाइम पे क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन, Q बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी नॉट इन द फ्री स्पेस बट इन द मीडियम, इन द मीडियम। अभी इस टाइम पे क्या मान रहे हैं हम, इस टाइम पे मान रहे हैं कि द सरफेस S इज इन द वैक्यूम, इन द वैक्यूम और इन द एयर, ठीक है। देन दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। सो द नेट और द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस S, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस होना ये इसकी कंडीशन है, किसकी, गॉस लॉ की, ठीक है। तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे, फाई नेट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस क्लोज्ड है तो, नहीं है क्लोज्ड तो फिर हम यूज नहीं कर सकते। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस सरफेस इंटीग्रल को हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। देखिए, इस सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हम एक चीज मानते हैं जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं हम, गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस जो है उसके लिए हम नेट फ्लक्स निकालेंगे विच इज पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेसेस, ठीक है। और यहां पर जो है आप किसी भी डिस्टेंस पर मान सकते हैं गॉसियन सरफेस, ये आपकी मर्जी है, बस सिमेट्रिक होना चाहिए। आप देखिए, अब बात ये आती है कि किस टाइप की बॉडी के लिए किस टाइप का गॉसियन सरफेस आप मानेंगे। अब यहां पे बात करते हैं सिमेट्री क्या होगी, तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस क्या होगा। मान लीजिए पॉइंट चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज Q है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, सिमेट्रिक ही तो है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। एंड इट इज आउटसाइड, आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड टू दिस चार्ज Q, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम देखें, इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, है ना, ये क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिक है। तो जब भी स्फेरिकल सिमेट्री हो, स्फेरिकल सिमेट्रिक जैसे पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, उस केस में गॉसियन सरफेस स्फेयर आप मानेंगे, क्या मानेंगे, स्फेयर मानेंगे। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो आपके पास, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का एग्जांपल दीजिए, जैसे एक वायर है ना, ये एक वायर है, इसके ऊपर आपने चार्ज Q दे दिया, से चार्ज Q दे दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर। अब जो है इसकी सिमेट्री कैसी है, देखिए, इसके ऊपर आपने प्लस चार्ज Q दिया है, देन सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी पॉइंट यहां से फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट पे मान लीजिए फाइंड आउट कर रहे हैं, P पॉइंट पर, यहां इस पॉइंट P पर फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि सेम डिस्टेंस R पर होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस R पर होगा, तो आपको जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी, पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर, ठीक है। कुछ और नाम दे दीजिए, Q नाम दे दीजिए, R नाम दे दीजिए, ठीक है, इसका नाम S दे देते हैं, ये भी R डिस्टेंस दूरी पर ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप P Q R S, इधर की साइड में भी सेम चीज है, अगर आप P Q R S इन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, जो कि पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर आप इन सब पॉइंट्स को जोड़ दें, अगर आप इन सब पॉइंट्स को जोड़ दें, देन द सिमेट्री इज नथिंग बट सिलेंडर। तो अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्री हुई तो गॉसियन सरफेस आप सिलेंडर मानेंगे, कहीं भी मान सकते हैं, सिलेंडर मानेंगे आप, ठीक है। उस टाइम पे गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर होगा। और लास्ट चीज ये आ जाती है, अगर प्लेन सिमेट्री है, प्लेन सिमेट्री जैसे प्लेन शीट, ये प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट पे आपने चार्ज प्लस Q दे दिया, ये दे दिया आपने, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, क्योंकि 2 डायमेंशन होगा ना शीट, तो ठीक है, 2 डायमेंशन है, इसका कुछ एरिया होगा, इसलिए यहाँ पे सिग्मा जो हमने क्या मान लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेन शीट। तो अगर प्लेन सिमेट्री है तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, तो गॉसियन सरफेस होगा पिल बॉक्स, क्या होगा, पिल बॉक्स, ठीक है। करेंगे अभी इसके ऊपर भी हम तीनों केसेस देखेंगे, हम जब हम स्फेयर देखेंगे गॉसियन सरफेस, सिलेंडर देखेंगे गॉसियन सरफेस और पिल बॉक्स देखेंगे गॉसियन सरफेस, तीनों का केसेस हम जो है यहां डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गॉस लॉ को हम प्रूव करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ
गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्लोज्ड सरफेस मानना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस मान लीजिए सॉलिड स्फीयर का है क्लोज्ड सरफेस, इसको हमने एस नाम दे दिया है, और कोई पॉइंट चार्ज क्यू जो है हमने सेंटर पर जो है क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने नेट फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स ई डॉट डी एस होगा, ई डॉट डी एस होगा, ठीक है। और ओवर द सरफेस एस होगा, सरफेस इंटीग्रल बोला जाता है इसको। और ये जो सर्कल है ये डिनोट कर रहा है कि ये जो सरफेस एस है ये क्या है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, ठीक है। और दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज एट सेंटर, ठीक है। सेंटर का नाम देते हैं सेंटर ओ, ठीक है। ये आपने सपोज करना होगा, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस, अच्छा रेडियस भी मान लेते हैं इसकी, रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है। कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सच दैट एट द सेंटर ओ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ठीक है। नाउ अगर हम देखें यहां पर ds, ds क्या है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हो गया ना, स्मॉल एरिया एलिमेंट, इतना सा मान लेते हैं हम, स्मॉल एरिया एलिमेंट यहां इतना सा मान लेते हैं, ये ds हो जाएगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। और ds वेक्टर और ds में क्या रिलेशन होगा, ये मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन मैंने जब करवाई थी एरिया वेक्टर की, तब मैंने कहा था कि ds वेक्टर जो है दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इनटू ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज n कैप ds, ठीक है, n कैप ds, दिस इज द एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो एरिया एलिमेंट यहां मान लेते हैं हम, कहीं भी मान सकते हो आप, ये हमने ds जो एरिया एलिमेंट है हमने मान लिया यहां पर। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड टू दिस स्फीयर s। अच्छा, उसके बाद में n कैप किस डायरेक्शन में है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस s, उसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड होगी। और जिधर n कैप की डायरेक्शन होती है उधर ही किसकी डायरेक्शन होती है, ds वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ds वेक्टर की डायरेक्शन भी हमने यही शो कर दी, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखिए हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। क्या आनी चाहिए वैसे इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसके अंदर देखिए चार्ज इंक्लोज्ड कितना है, Q है, डिवाइडेड बाय, और यहां पर हम मान लेते हैं दिस इज वैक्यूम, ठीक है, देन इट्स रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज Q बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। दैट मींस RHS राइट हैंड साइड ऑफ द गॉस लॉ वी हैव टू प्रूव दिस। और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर दिस इज, देखिए यहां पर E डॉट ds वेक्टर कितना है, ds वेक्टर इज n कैप ds, n कैप ds एंड दिस इज कम्स आउट टू बी, देखिए ये भी एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ये भी एक वेक्टर है ना। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो आप लेते हैं दिस इज गिवन बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दी बोथ वेक्टर्स विच इज ए एंड बी है, ठीक है। सो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। कोस ऑफ कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एन कैप के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स 0 डिग्री, दैट मीन्स 0 डिग्री, और ds लिख देंगे यहां पर, ठीक है। और क्या लिख देंगे, ds लिख देंगे। अब यहां पर देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और आप देख रहे हैं ये अगर पॉइंट चार्ज Q है और सारे जो डिस्टेंसेस हैं यहां से कहीं पर भी ले लीजिए r डिस्टेंस दूरी पर है, हर एक पॉइंट देख लीजिए यहां पर हर एक पॉइंट r डिस्टेंस दूरी पर है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक पॉइंट पर ऑन द सरफेस s क्या यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्या कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट होगी तो इसको तो हम इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं, है ना, कांस्टेंट है तो हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो हमने इंटीग्रेशन के बाहर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया, इंटीग्रेशन हमने यहां लिख दिया ओवर द क्लोज्ड सरफेस s, ओवर द क्लोज्ड सरफेस s। एन कैप क्या है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो सिंपली 1 लिख दिया मैंने। ये क्या है, cos 0 डिग्री विच इज आल्सो 1 एंड ds, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म है एट ऑल द पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू होगी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से सरफेस पर, ठीक है, सरफेस कितनी दूरी है, r दूरी पर है ना, r दूरी पर किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिए चाहिए आप, r दूरी पर निकालनी है आपने, r डिस्टेंस पर
पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम जानते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये तो 1 हो गया, और ये क्या है ds, दिस इज ds। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ds तो इतना सा है और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर होल सरफेस S, है ना, पूरे सरफेस S के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये पूरा सरफेस S है, इसका क्या ये एरिया रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और आप बताइए अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया क्या होगा, उस स्फेयर की अगर रेडियस r है तो इट इज नथिंग बट 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देन दिस इज गिवन बाय Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस कम्स आउट टू बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये हमें प्रूव करना था, यस। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई यू कैन प्रूव दिस गॉस लॉ, ठीक है, यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही आया है। तो आपने गॉस लॉ को कूलम्ब्स लॉ से आपने क्या किया है, प्रूव किया है, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ऑफ दिस गॉस लॉ। अब हम देखते हैं गॉस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस आपने पढ़नी है। सबसे पहली जो आपने पढ़नी है इसकी एप्लीकेशन, इट इज नथिंग बट एक वायर, एक वायर आपने लिया है, से उसकी कोई लेंथ ले लेते हैं, से L लेंथ ले लेते हैं या स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल L ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल L उस वायर की लेंथ है, आपने चार्ज जो है मान लीजिए Q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से आपने फाइंड आउट करना है यूजिंग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन देखिए, दूसरी एप्लीकेशन आप जो है पढ़ेंगे वो है आपकी प्लेन शीट, ठीक है, एक सिंगल प्लेन शीट के लिए, वन प्लेन शीट, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत स्मॉल होगी, ठीक है, उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड केस है 2 इनफिनाइट प्लेन शीट। अगर 2 इनफिनाइट प्लेन शीट ले रहे हैं तो फिर कितना होगा, 2 इनफिनाइट प्लेन शीट, ठीक है। फोर्थ पढ़ेंगे स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, और फिफ्थ पढ़ेंगे सॉलिड स्फेयर, फिफ्थ क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्फीयर। ये 5 एप्लीकेशन आपने पढ़नी है। फोर्थ और फिफ्थ जो है ये 2020 के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 2020 के सिलेबस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन ही जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड है, लेकिन फिर भी हम फोर्थ और फिफ्थ को डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तक ये IIT JEE जो है उसके अंदर ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा, किसी भी डिस्टेंस पर आप फाइंड आउट कीजिए उसको। Applications of Gauss law in electrostatics, Gauss law in electrostatics। सबसे पहला हम देखते हैं वायर। तो हम कोई वायर मान लेते हैं, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, वायर है, और इस पर आपने Q चार्ज दे दिया, ठीक है। तो Q चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर, है ना, Q चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर। अब क्योंकि वायर जो है वो 1 डायमेंशन है, वायर क्या है, 1 डायमेंशन है ना, एक सिंगल एक्सिस है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, है ना, क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी से उसकी लैम्डा हम मान लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। अब अपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर, ठीक है, कहीं भी मान लीजिए जैसे डिस्टेंस r पर मान लीजिए, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो आपने क्या करना है, यहां पर आपने यहां पर गॉसियन सरफेस सपोज करना पड़ेगा। सबसे पहले गॉसियन सरफेस इसका क्या होगा, वायर का गॉसियन सरफेस ड्यू टू इट्स सिलिंड्रिकल सिमेट्री देयर मस्ट बी ए सिलेंडर इज द गॉसियन सरफेस, है ना, सिलेंडर मस्ट बी ए गॉसियन सरफेस। तो ये हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। अच्छा, जितनी इस वायर की लेंथ होगी उतना ही जो है इस सिलेंडर की लेंथ होगी, है ना, इतना ही उस सिलेंडर की लेंथ होगी। तो ये हमने मान लिया यहां पर, ये अपने पास है गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। अच्छा, प्लस चार्ज अगर है, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। और यूनिफॉर्म है, क्यों यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये सब डिस्टेंस जो है कितना है, r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस, ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, और r डिस्टेंस पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस सारे r हैं, कहीं पर भी ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए, यहां पर,
यहाँ पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कितनी वैल्यू है नहीं पता, ये फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए r जो है इसकी क्या है, रेडियस, ठीक है। अब आपने गॉसियन सरफेस भी मान लिया, अब आपने जो है क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देन मैथमेटिकली हम गॉस लॉ को देखते हैं, क्या होता है, फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस S एंड E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखिए कि कितने सरफेसेस हैं यहां पर। तो इस सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, इस सिलेंडर में सरफेस देखिए, एक तो ये वाला है टॉप S1, बॉटम S2 और एक ये है कर्व्ड सरफेस, ठीक है, विच इज S3। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा ये तीनों सरफेसेस की वजह से है ना। यहां पर फ्लक्स S1, S2 और S3। तो यहां पर हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। सो 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए S1 सरफेस E डॉट ds प्लस S2 सरफेस E डॉट ds, ठीक है। अच्छा, आप यहां पर ये भी नाम दे सकते हैं, S1 है तो ds1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर ds2 नाम दे सकते हैं, प्लस S3 सरफेस E ds3 नाम दे दीजिए इसका, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस में जो कि सिलेंडर है, इसमें जो नेट चार्ज इंक्लोज्ड है वो Q ही है, क्योंकि आपने इसको चार्ज कितना दिया था इनिशियली, Q ही दिया था, ठीक है। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है विच इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एक ये आपने इवैल्यूएट करना है, ये इवैल्यूएट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसको आप ऐसे ले सकते हैं S1 एंड E ds1 कितना होगा, ds1 होगा n कैप ds1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज ds1, ठीक है। एंड प्लस S2 सरफेस के लिए E डॉट n कैप ds2, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड के लिए देखते हैं, थर्ड के लिए इसी तरीके से S3 एंड E डॉट n कैप ds3 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, दिस मस्ट बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड n कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द n कैप। चलिए S1 सरफेस देखते हैं। S1 सरफेस ये वाला है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर किधर होगा इस सरफेस के लिए, इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, n कैप ऐसे, ठीक है। एंगल कितना हो गया, एंगल फॉर्म हो गया 90 डिग्री। तो यहां पर आप लिखेंगे कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको बाहर लेकर के ds1 सिंपली, ठीक है। प्लस में इसको भी सिंपली आप ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड n कैप, इसका मैग्नीट्यूड इज 1 एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। S2 सरफेस कौन सा है, ये वाला है। यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, इधर की डायरेक्शन में होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, n कैप ऐसे, एंगल अगेन 90 डिग्री, एंगल अगेन 90 डिग्री, एंड दिस इज ds2 प्लस थर्ड वाले जो है पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ, देखिए अगर आप n कैप यहां आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ड्रा करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। n कैप इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो n कैप अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, n कैप। अगर आप इधर की डायरेक्शन में बना रहे हैं, इधर की डायरेक्शन में अगर आप n कैप बना रहे हैं, ये भी यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ही होगा। लेकिन फिर देखिए इस वाले सरफेस की बात करिए, ये वाला मतलब वायर के इधर वाले पार्ट की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इधर की डायरेक्शन में होगा। तो दोनों ही केस में एंगल कितना, 0 डिग्री आ रहा है, सॉरी 0 डिग्री आने लग रहा है ना, तो कोस 0 डिग्री हो गया। एंड दिस इज ds3, दिस मस्ट बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। देखिए कोस 90 0, देन दिस कम्स आउट टू बी 0 प्लस 0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपने फाइंड आउट करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट करना है। डॉट कोस 0 इज 1, ds3, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ds3 का मतलब S3 का एरिया कितना है ना, S3 जो सरफेस है उसका एरिया कितना है। तो इस कर्व्ड सरफेस का, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 2 पाई RH, 2 पाई r इज द रेडियस, एंड h की जगह क्या रखेंगे, लेंथ लिखेंगे l, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड दिस इज E इज इक्वल टू Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, ये आ जाएगा यहां से। और Q जो है इसको आप लैम्डा की टर्म में देखिए कितना आएगा, क्योंकि हमने जो आंसर एक्सप्रेस करना है वो लैम्डा की टर्म में करना है, क्योंकि लैम्डा इज यूनिफॉर्म ओवर ऑल द सरफेस ऑफ दिस वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L,
ये हो जाएगा ना, लैम्डा इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ना, सो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। सो लेंथ ये एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड योर आंसर इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस वायर, ठीक है, whose length is L and the value is given is lambda by 2 pi epsilon naught r. So आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैरी कर रहा है 1 by r, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये डिस्टेंस जो है बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब इस पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी बजाय और कम मिलेगा आपको, ठीक है, और कम मिलेगा, और दूर जाओगे और कम मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। So this is the value of electric field due to a uniformly charged wire, ठीक है, uniformly charged wire, lambda divided by 2 pi epsilon r। ये रिलेशन आपको जो है याद होना चाहिए, ये वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है प्लेन शीट, ठीक है, एक थिन इनफिनाइट प्लेन शीट जो है उसको कंसिडर करते हैं और फिर उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम देखते हैं। सो सेकेंड इज ए थिन इनफिनाइट प्लेन शीट। तो ये कोई शीट मान लेते हैं, दिस इज ए शीट, ठीक है, इट इज वेरी थिन एंड दिस इज ए 2 डायमेंशनल, क्योंकि शीट क्या होती है 2 डायमेंशन की होती है, इसका मतलब हमें यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माननी होगी, से इट इज सिग्मा, ठीक है। अब आपने चार्ज दिया इसको, तो चार्ज सारा का सारा यहां पर आ गया, ठीक है, दिस इज द चार्ज। अब देखिए यहां पर गॉसियन सरफेस आपने सपोज करना होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं यूजिंग दी गॉस लॉ। तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस होता है, दिस इज नथिंग बट ए पिल बॉक्स, दिस इज ए पिल बॉक्स, ठीक, दिस इज ए पिल बॉक्स। अच्छा, एक चीज और, इस शीट का जो एरिया है वो आप सपोज कर लीजिए ए है। अब अगर आप ये पिल बॉक्स मान रहे हैं यहां पर, तो इस पिल बॉक्स के भी 3 सरफेसेज हैं, देखिए S1, ये S2, ये कंप्लीट S2 है, ठीक है, एंड दिस इज S3, दिस इज S3। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वाले सरफेस की बात करें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अगर आप इसके पीछे जो बात करें, तो पीछे जो है इसके इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आप S2 सरफेस की बात करें, तो नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड, ये होगा, ठीक है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, इधर भी या इधर भी, ठीक है। और अगर S3 सरफेस माने आप, देन एन वेक्टर यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। इधर की बात करें, देन यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो अब बात करते हैं, कंप्लीट हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने शो कर दिया है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर भी शो कर दिया है, ओवर द सरफेस S1, S2 एंड S3 ऑफ दिस गॉसियन पिल बॉक्स। दिस इज द गॉसियन पिल बॉक्स। गॉसियन सरफेस क्या है, यहां पर पिल बॉक्स है फॉर द प्लेन शीट whose area is A and uniform charge density is sigma, ठीक है, and it is very very thin, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, तो हमें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, गॉस लॉ की लेफ्ट हैंड साइड इज E डॉट ds, E डॉट ds है, तो ओवर द सरफेस S, लेकिन यह सरफेस S जो है वो 3 पार्ट्स में है, S1, S2 और S3, तो 3 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लेंगे, S1 E डॉट ds1 प्लस S2 E डॉट ds2 plus S3 E dot ds3, and this must be equal to Q by epsilon naught. This must be equal to Q by epsilon naught, ठीक है। मान लीजिए आपने चार्ज इसको क्या दिया है, Q दिया है, ठीक है, चार्ज कितना दिया आपने इसको, Q। अब देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जीरो कौन सा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, मतलब 90 डिग्री कौन सा एंगल फॉर्म करने लग रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम S1 सरफेस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे है, एन कैप भी इस डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पर। तो अगर हम S1 सरफेस की बात करें यहाँ पर, देन S1 सरफेस के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड एन कैप का मैग्नीट्यूड विच इज 1 cos ऑफ 0 डिग्री एंड दिस इज ds1। प्लस में इसके लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एन कैप, इनके बीच का एंगल देखिए, S2 सरफेस ये वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एन कैप ऐसे भी हो सकता है, एन कैप ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है, दोनों केसेस में ही एंगल जो है कितना फॉर्म होने लग रहा है, 90 डिग्री ही फॉर्म होने लग रहा है। तो 90 डिग्री कोस 90 डिग्री इज 0, ठीक है, कोस 90 डिग्री इज 0, सो हम नहीं लिखेंगे इसको, 0 लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल वेक्टर विच इज 0 डिग्री है, सो 0 डिग्री लिख दिया हमने। एंड ds3 दिस मस्ट बी इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर देखें, देखिए दोनों टर्म्स यहाँ जुड़ेंगी आपस में, और ds1 का जो होल इंटीग्रेशन हो रहा है ओवर द सरफेस क्लोज सरफेस s, ये क्लोज सरफेस है ना, इसके अबाउट होने लग रहा है, यहाँ पे s3 ओवर क्लोज दिस, तो इतने का एरिया कितना है, इतने का एरिया मान लीजिए a ही है, जो कि प्लेन शीट का एरिया है, वही हम इसका एरिया मानते हैं a है, ठीक है। अगर a है देन दिस कम्स आउट टू बी e इंटू a प्लस 0 हो जाएगा, और e इंटू a, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों आपस में ऐड होंगे, देन दिस कम्स आउट टू बी 2ea q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। लेकिन यहां पर चार्ज q की टर्म में नहीं निकालना, हमें किसके टर्म में निकालना है, सिग्मा के टर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया किसका, इस शीट का, जो कि कितना है, a है, क्योंकि सिग्मा को कैसे डिफाइन करते हैं आप, सिग्मा को डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, यहां से a से कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखेंगे, एक थिन इनफिनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और देखेंगे अगर यहां पर तो ये किसी भी डिस्टेंस पर जो है डिपेंड नहीं करने लग रहा है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है एंड 2 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब आप कहीं पर भी फाइंड आउट कर लीजिए, प्लेन शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर लीजिए, यहां कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलने वाली है, कांस्टेंट मिलने वाली है, विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन, ये भी आप याद रखेंगे। अब थर्ड केस लेते हैं, जब आप एक शीट नहीं 2 शीट लेंगे, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी 2 इनफिनाइट प्लेन शीट्स। थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 थिन या 2 इनफिनाइट प्लेन शीट लिख देते हैं, 2 इनफिनाइट प्लेन शीट, थिन तो होंगी वो, 2 इनफिनाइट प्लेन शीट्स, ठीक है, 2 इनफिनाइट प्लेन शीट्स। तो मान लीजिए एक प्लेन शीट ये है, एक प्लेन शीट ये है, ठीक है, एक प्लेन शीट ये है, एक प्लेन शीट ये है, इसका सरफेस चार्ज सिग्मा है, इसका भी मान लीजिए सिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे आपने चार्ज दिया तो प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया इस तरीके से, हाँ, इट इज़ वेरी थिन, प्लस चार्ज इस तरीके से आ गया, यहाँ पर इसके ऊपर आपने चार्ज दिया तो इस तरीके से आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम मान लिया दिस इज द शीट नंबर 1 एंड दिस इज द शीट नंबर 2, दिस इज द शीट नंबर 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो कितने रीजन है, रीजन यहाँ पर देखिए, एक तो ये रीजन है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, एक रीजन आपके पास ये बन रहा है, यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, एक रीजन आपके पास ये बन रहा है, यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों रीजन के नाम दे देते हैं, दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2, दिस इज रीजन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर 1 की। चलिए, रीजन नंबर 1 में कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये एक देखिए इनफिनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, थिन इनफिनाइट प्लेन शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कितनी वैल्यू आई थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी, ठीक है। अगर हम बात करें E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट 1, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अगर E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट नंबर 2, तो यहां इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि चार्ज प्लस है ना, देखिए यहां पे शीट नंबर 2 में चार्ज प्लस है तो आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में E2 बना दिया। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन 1 ड्यू टू शीट नंबर 1 एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन 1 ड्यू टू शीट नंबर 2। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं इस रीजन में, क्योंकि कहीं भी फाइंड आउट कर लीजिए आप, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर, किसी भी डिस्टेंस जो है ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, कहीं पर भी फाइंड आउट कर लीजिए, आपको वैल्यू सेम मिलने वाली है। तो हम जो है यहाँ दूरी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि आर डिस्टेंस दूरी पर फाइंड आउट करेंगे हम, या डी डिस्टेंस दूरी पर फाइंड आउट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी आप फाइंड आउट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। सो E1 प्लस E2,
E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, एक शीट नंबर 1 की वजह से कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पीछे देखा। और शीट नंबर 2 की वजह से भी कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आंसर आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहीं पर भी देख लीजिए आप। जो रीजन नंबर 3 है, रीजन नंबर 3 है, इसमें भी सेम केस है। देखेंगे इसमें शीट नंबर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, E2 है ना। और अगर देखें तो इस शीट नंबर 1 की वजह से भी प्लस चार्ज है, तो बाहर की डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अगर रीजन नंबर 3 में बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सेम डायरेक्शन में है, तो अगेन आपको रीजन नंबर 3 में भी क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं इस रीजन नंबर 2 की, ठीक है। रीजन नंबर 2 में अगर हम देखें तो देखिए प्लस चार्ज है, ठीक है, यहां पर ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ड्यू टू शीट नंबर 1 E1 इस डायरेक्शन में। अब यहां पर प्लस चार्ज है, शीट नंबर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन नंबर 2 में इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस के अंदर, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन नंबर 2, इन द रीजन नंबर 2 इज नथिंग बट E1 माइनस E2, ठीक है। कोई भी कर लीजिए, चाहिए E2 माइनस E1 कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आंसर कितना आ गया, 0। यहां पर कोई किसी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। यहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफिनाइट प्लेन शीट्स हैविंग द सेम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा, ठीक है। दिस इज द आंसर। अब फोर्थ हम बात करते हैं, एक स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी होगी। फोर्थ वन इज स्फेरिकल शेल, फोर्थ वन इज स्फेरिकल शेल। सो हम यहाँ को स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, दिस इज ए स्फेरिकल शेल, ठीक है, दिस इज ए स्फेरिकल शेल। जैसे एक प्लास्टिक बॉल है, प्लास्टिक बॉल के अंदर मास नहीं होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। और यहाँ इसकी जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कैपिटल R है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। इस पे आपने स्मॉल क्यू चार्ज दिया तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द सरफेस, क्योंकि अंदर तो मास ही नहीं है, ठीक है, तो अंदर नहीं जाएगा, सारा जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ऑन द सरफेस। सो दिस इज द क्यू चार्ज। और अब दूसरे तरीके से आप देखें तो देखिए 2 डायमेंशनल बॉडी है, स्फेरिकल शेल जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। स्फेयर है 3 डायमेंशनल है, वायर है 1 डायमेंशन है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन है, तो फिर आपको यहां मानना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्फेरिकल शेल हैविंग द रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो ये आप अपने आप से सपोज कीजिएगा, लेट सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल शेल एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। अब यहां पर आपने गॉस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है inside this spherical shell, on the surface of this spherical shell and outside this spherical shell. तो मान लीजिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं inside the spherical shell, inside the spherical shell. शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहां निकाल रहे हैं आप, सपोज कीजिए स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी दूरी पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देखिए सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है, तो गोशन सरफेस क्या होगा, इस केस में स्फेयर होगा। तो यहां हम r डिस्टेंस दूरी पर एक स्फेयर बना देते हैं। यही स्फेयर क्या है अपने पास, गोशन सरफेस है। दिस इज द गोशन सरफेस, दिस इज द गोशन सरफेस, ठीक है। नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ इज E डॉट ds, क्योंकि हमें यूज करना है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है यहाँ पर, Q है चार्ज विच इज इंक्लोज्ड बाय दिस गोशन सरफेस। तो कितना है, चार्ज इंक्लोज्ड बाय गोशन सरफेस 0 है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इसके लिए कितना आ गया, 0 आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ गया, 0। यानी कि स्मॉल r व्हेन लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। Inside the electric field is 0 of this spherical shell. चलिए अब बात करते हैं outside the spherical shell. Outside the spherical shell. अगर आप outside find out करेंगे, देखिए आप inside थोड़ा ना मानेंगे गॉसियन सरफेस, अब आप कहाँ मानेंगे, बाहर मानेंगे। तो अब आप बाहर मान लीजिए, आप स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर ही आप फाइंड आउट करना जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहां पर स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर आपने जो है एक स्फीयर जो है मानना पड़ेगा। ये हमने स्फीयर मान लिया, दिस इज द गॉसियन सरफेस। आउटसाइड निकालने के लिए हमने इस स्फेरिकल शेल के बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर, जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वहां पर आपने गॉसियन सरफेस मान लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है यहां पर, चार्ज विच इज इंक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल शेल। कितना है इस केस में, ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ये तो वही बात होगी कि गॉसियन सरफेस के अंदर मतलब स्फेरिकल शेल पर कितना चार्ज है ना, स्फेरिकल शेल पर कितना चार्ज है, मान लिया क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज दिया आपने, ठीक है, तो क्यू ही मैंने यहां लिखा है, सही है। अब बात करते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एन कैप का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, सो कोसाइन 0 डिग्री एंड दिस इज ds। सॉरी, अब मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर, ठीक है, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने इस इंटीग्रेशन से बाहर क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहां पर आप किसी भी पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पर फाइंड आउट कर लीजिए, सब कितनी दूरी पर हैं, r डिस्टेंस दूरी पर हैं। जब r डिस्टेंस दूरी पर हैं सारे के सारे पॉइंट्स, तो आप कहीं पर भी फाइंड आउट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाली है, यूनिफॉर्म मिलने वाली, कांस्टेंट मिलने वाली है। जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया मैंने इसको पहले ही, ठीक है। सो अब देखें यहां पर ये कितना आ जाएगा, यहां से देखें तो दिस कम्स आउट टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड E एन कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है, कोस 0 इज 1, ठीक है। देन ये क्या है, दिस इज द सरफेस एरिया, है ना, ds इसका क्या है, इंटीग्रेशन चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि s यानी कि सरफेस एरिया, किसका, सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर है। अच्छा, स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया, स्फीयर का 4 पाई, कितना रेडियस है, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो 4 पाई r स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। This is the electric field which is when r greater than r, ठीक है, small r when greater than capital R, that means outside the cell, electric field is nothing but q by 4 pi epsilon naught r square, that means inversely proportional to the square of the distance, ठीक है। अब बात करते हैं on the surface of the shell, शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब अगर सरफेस पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप बाहर तो थोड़ी ना मानेंगे गॉसियन सरफेस, अब आप कहां मानने जा रहे हैं, गॉसियन सरफेस कहां मानेंगे आप, देखिए r डिस्टेंस दूरी पर ऑन दी सरफेस अगर आप बना रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहीं पर ही बनाएंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है, यहीं पर ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे आप। तो यहां देखें तो यहां अगर आपने गॉसियन सरफेस बनाया तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस यहां से देखते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ये आ जाएगा। और हमें q की टर्म में नहीं निकालना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमें किसकी टर्म में निकालना है, सिग्मा की टर्म में। तो q को सिग्मा की टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, सिग्मा इनटू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल, कितना है वो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इस शेल का कितना है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल R क्या है, इस शेल का रेडियस है। अब देखें यहां से ये कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एक बात और यहां से ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट तो है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आउटसाइड ज्यादा है या ऑन द सरफेस ज्यादा है, क्योंकि अंदर तो मिनिमम है 0 है, ठीक है, आउटसाइड ज्यादा है या ऑन द सरफेस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आउटसाइड कितना है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल r जो है ये कैपिटल R से ज्यादा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है टू द डिस्टेंस स्मॉल r। तो अगर स्मॉल r कैपिटल R से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कम हो जाएगा। और ये देखिए कैपिटल R है, इसका मतलब इन कंपेरिजन टू दिस ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, क्योंकि स्मॉल r डिस्टेंस ये कैपिटल R से ज्यादा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है बजाय किसके, इसके।
सो दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और बात समझ में आ रही, कांस्टेंट तो है ही, साथ ही साथ दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस जो है उसका ग्राफ देखूं तो क्या आएगा ग्राफ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां डिस्टेंस है, ठीक है। ये मान लीजिए r इज इक्वल टू आर है, ये r लेस देन आर है, दिस इज r ग्रेटर देन आर। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर जो ग्राफ प्लॉट होगा वो होगा इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, तो 0 दिखा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद है स्मॉल r जब कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, यानी कि शेल के कहां आ रहे हैं हम, सरफेस पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या आप कह सकते हैं q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। और यही चीज क्या है, मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम जाएगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट और मैक्सिमम, यहां तक मान लीजिए वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कितनी है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। इसके बाद जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा, दैट मींस we have the outside the spherical shell, then the electric field is varies as the inversely proportional to square of the distance. That means the graph looks like this. The graph looks like this. That means 1 by r square के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका ग्राफ जो है मिलेगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस। फिफ्थ बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के केस में। तो द लास्ट केस इज सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर बाय गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड स्फीयर हम मान लेते हैं, सॉलिड स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज रो। आपने इसको चार्ज दिया, नॉन कंडक्टिंग है, सारा कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है, इसके मास है, ठीक है। स्फीयर के केस में, सॉलिड स्फेरिकल शेल के केस में ऐसा नहीं हुआ था, स्फेरिकल शेल में अंदर मास नहीं था, इसलिए चार्ज भी अंदर नहीं गया उसके, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो है मान लीजिए कैपिटल R, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इनसाइड दिस स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर एंड आउटसाइड दिस स्फीयर। तो सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है गॉस लॉ का, गॉस लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है E डॉट ds इज इक्वल टू Q। देखिए यहां पर अगर आपने चार्ज इसको Q दिया है और अगर आप इनसाइड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर इसकी सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल सिमेट्री का है। जब स्फेरिकल सिमेट्री है तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है स्फीयर, तो यहां पर आप स्फीयर मानेंगे, ठीक है। अच्छा, कितनी दूरी पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसलिए आपने जो स्फीयर मानना है गॉसियन सरफेस, वो भी एक स्फीयर ही होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r होगी। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, और यहां किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए, आपको कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि हर पॉइंट यहां पे क्या है, r डिस्टेंस दूरी पर है, स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर है ना, इस गॉसियन सरफेस पर। तो यहां से देखिए इसके अंदर चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस में, Q थोड़ी ना होगा, Q तो इस कंप्लीट में है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस इतने से पार्ट में चार्ज कितना इंक्लोज्ड होगा, मान लीजिए Q डैश होगा, Q डैश है, तो यहां पर चार्ज इंक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस Q डैश हो जाएगा। Q डैश क्या है, चार्ज इंक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए हम मानते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट नहीं, एप्सिलॉन, क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, इसके मास है, वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है कि हम एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पर, नहीं, मास है, मटेरियल है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। तो जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इन द मीडियम लिखेंगे, नॉट इन द वैक्यूम। अब बात करेंगे Q डैश की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ रो बताना है हमें। तो क्योंकि रो तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है इनसाइड दिस स्फीयर, तो रो इनटू Q डैश क्या है, चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस। तो यहां पर वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम किसका, गॉसियन सरफेस का ही, क्योंकि ये चार्ज गॉसियन सरफेस पर है, तो हम यहां वॉल्यूम भी किसका लिखना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस का, विच इज सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि r स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां पर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। यहां से देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से आ जाएगा E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n कैप एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड होगी। एन कैप विच इज आउटवर्ड टू द सरफेस, ठीक है, वो किधर होगी? आउटवर्ड है, बाहर की डायरेक्शन में। दोनों के एंगल कितना है? 0 डिग्री, कोसाइन 0 डिग्री, एंड दिस इज ds। यहां पर देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो कि क्या है? कांस्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। आप किसी भी पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस पर फाइंड आउट कीजिए, वो सारा कहां है? स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो स्मॉल आर जो है ये तो फिक्स हो गया। आप किसी भी पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस पर फाइंड आउट कीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मिलने वाली, कांस्टेंट मिलने वाली। इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया था, ठीक है। एन कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 डिग्री ये भी 1 होता है, तो नहीं लिखेंगे इसको, 1 × 1 = 1, एंड दिस इज ds। दिस इज इक्वल टू रो 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। देखिए ये क्या है? दिस इज द सरफेस एरिया, किसका? कंप्लीट सरफेस एरिया है, किसका? गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है? गॉसियन सरफेस का एरिया, सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr², ठीक है। यहां से कैंसिल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4π से 4π कैंसिल, r² ये से कैंसिल हो जाएगा। सो ρr/3 एप्सिलॉन, ρr/3 एप्सिलॉन इनसाइड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज r, क्योंकि ये तो सारी क्वांटिटीज क्या है? कांस्टेंट है। तो r जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर। अगर बात करें हम व्हाट इज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, व्हाट इज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, तो क्या होगा? ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर के सरफेस पर आप फाइंड आउट करेंगे तो गॉसियन सरफेस आपको इनसाइड नहीं मानना है, तो फिर हम कहां मानेंगे? ऑन दी सरफेस, ठीक है। और ऑन दी सरफेस आपने वो भी क्या होगा? स्फीयर ही होगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी? r होगी। और हम जानते हैं जब आप इसके सरफेस पर मानोगे तो r और R दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। r इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ इस रिलेशन से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? ρR/3 एप्सिलॉन। क्या कांस्टेंट है? यस, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि रो भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। R रेडियस है स्फीयर का, जो खुद कांस्टेंट है। एप्सिलॉन मटेरियल का आपको पता होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इन द मीडियम, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। 3 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। आल्सो ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड एट द लास्ट, अगर आपको आउटसाइड द स्फीयर बात करनी है, आउटसाइड द स्फीयर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फिर आपको गॉसियन सरफेस यहां मानना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस यहां मानना है विच इज ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, आल्सो ए स्फीयर एंड इट्स रेडियस इज r। इमेजिनरी सरफेस है, जस्ट हम इसको सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर चार्ज कितना है? अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज वही है जो आपने इस स्फीयर के अंदर दिया था, है ना। कितना दिया था? q दिया था, तो q चार्ज है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एंड दिस इज इक्वल टू E.ds। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट, क्योंकि स्मॉलर डिस्टेंस दूरी पर है, तो मैंने क्या किया? इसको बाहर ले लिया E, और ये आ जाएगा ds, क्योंकि एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एन कैप के बीच में अभी भी क्या है? 0 डिग्री ही है, ठीक है। और ये क्या है? अब दिस इज दी सरफेस एरिया किसका? ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है, विच इज 4π r², 4π r²। दिस इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज q डिवाइडेड बाय 4π r²। दिस इज वेरीज एज 1/r², ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर टू द पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पर अगर ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस r, ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा? यहां बात करते हैं r इज इक्वल टू R इज लेस देन r इज ग्रेटर देन r। जब r लेस देन R होगा, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर r लेस देन R टू द डिस्टेंस। दैट मीन्स दिस मस्ट बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। E is direct proportional to r, है ना। एंड देन दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम। ये वैल्यू मैक्सिमम, कितनी वैल्यू आई थी इसकी? दिस कम्स आउट टू बी ρR/3 एप्सिलॉन, ये वैल्यू आई थी इसकी। तो दिस वैल्यू इज ρR/3 एप्सिलॉन। ये वैल्यू मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है when r is equal to R। After that, when you go into the outside this sphere, that means when r is greater than R, जब r greater than हो जाएगा R के, ठीक है, तो फिर कैसे वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज
inversely proportional to square of the distance. That means the graph looks like this. Electric field varies as 1 by r square. ठीक है, so this is the graph for a solid sphere between the electric field and the distance. ठीक है, from the center O. ठीक है, so this is all about the Gauss law, its proof, its application. इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.